गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास स्टार्ट किया जाए। आज हम लोगों का सीरीज चल रहा है केमिस्ट्री में। चैप्टर 5 है आज, यानी लेक्चर 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। और आज की क्लास में हम लोग लेकर आए हैं थर्मोडायनामिक्स, है ना। इसके पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर कर लिया है केमिस्ट्री में। क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया है इसके पहले लेक्चर 2 में। लेक्चर 3 में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज हो गया है। लेक्चर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया है। और मैं आशा करता हूं कि ये चारों लेक्चर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लोग लेक्चर 5 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिन बच्चों ने पीछे का कंप्लीट नहीं किया है उसको कंप्लीट करें, चीज़ों को सीखें, है ना। जंप नहीं करें, थोड़ा धैर्य रखें। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। पेशेंस रखेंगे तभी होगा। तो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर 5 थर्मोडायनामिक्स। इसको हाल ही में आप लोगों ने क्लास में पढ़ा है, तो मुझे लगता है आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम लेते हैं। पहला सवाल है इस चैप्टर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए बच्चों, थर्मोडायनामिक्स में आपको बताया गया है जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं यह दो तरह की होती हैं। एक प्रॉपर्टीज जो होता है इसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक जो प्रॉपर्टी होता है इसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये इंटेंसिव क्या होता है सर, एक्सटेंसिव क्या होता है, इसको समझेंगे। याद रखने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इन से याद रखना है इंटेंसिव और इन से ही याद रखना है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो उस पर निर्भर नहीं करता है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंडिपेंडेंट ऑफ मास यानी अमाउंट। वैसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है, वैसे प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। और जो प्रॉपर्टी अमाउंट पर निर्भर करता है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जो अमाउंट पर निर्भर नहीं करते हैं, और जो प्रॉपर्टीज अमाउंट पर निर्भर नहीं करते हैं उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक बर्तन है और उसमें आप पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक बर्तन है और इस बर्तन में आप पानी गर्म कर रहे हैं। अभी आप इसमें थर्मामीटर डालते हैं और इसमें जो वाटर है इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस दिखाता है। अब इसी से हम एक कटोरा पानी निकाले हैं, इसी से ध्यान रहे, इसी से हमने एक कटोरा पानी निकाला। अगर हम इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे तो इसका टेम्परेचर कितना होगा। यहाँ पानी 60 डिग्री था और इसी से हमने एक कटोरा पानी निकाला है, एक बाउल में पानी निकाला है। अब सर ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा ये कितना होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर यहाँ भी टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ये मत सोचिएगा कि पानी कम हो गया तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। टेम्परेचर अमाउंट पे निर्भर नहीं करता है ना। तो टेम्परेचर एक ऐसा प्रॉपर्टी हुआ जो अमाउंट पे निर्भर नहीं करता है। ऐसे ही प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे निर्भर नहीं करते हैं वैसे प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। और जो प्रॉपर्टी अमाउंट पे, मास पे निर्भर करता है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। जैसे कि मास इतना सा रहेगा कोई चीज़ तो उसका मास मान लो 1 किलो होगा, इतना कर देंगे तो उसका मास 2 किलो हो जाएगा, इतना अमाउंट कर देंगे तो मास 3 किलो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है मास अमाउंट पे निर्भर करता है। वॉल्यूम भी अमाउंट पे निर्भर करता है। 1 किलो चीनी खरीदेंगे तो उसका बैग जो होगा प्लास्टिक का या पेपर का वो छोटा होगा। 5 केजी शुगर खरीदेंगे तो उसका जो पैकेट होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब है वॉल्यूम भी अमाउंट पे निर्भर करता है। तो वैसे प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे निर्भर करते हैं जैसे कि मास, जैसे कि वॉल्यूम, है ना, जैसे कि इंथैल्पी। इंथैल्पी मतलब हीट एनर्जी। इंथैल्पी मतलब हीट एनर्जी। अब इतना सा कोयला जलाएंगे और इतना कोयला जलाएंगे, इतना कोयला जलाएंगे तो क्या सब में हीट एनर्जी बराबर निकलेगा? नहीं। यानी जैसे जैसे पेट्रोल, कोयला ये सब का मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हीट भी ज़्यादा हमको मिलता चला जाएगा। यानी इंथैल्पी मतलब होता है हीट एनर्जी।
तो हीट एनर्जी भी अमाउंट पे निर्भर करता है कि अगर ईंधन कम होगा तो कम हीट मिलेगा, ईंधन ज़्यादा जलाएंगे तो ज़्यादा हीट मिलेगा, है ना। मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंथैल्पी हो गया, इस तरह की चीज़ें। इंटरनल एनर्जी, थोड़ा सा पानी रहेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी कम होगा, ज़्यादा पानी रहेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे निर्भर करते हैं उनको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी अमाउंट पे निर्भर नहीं करता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि प्रेशर हो गया। हम जान रहे हैं आपके मन में सवाल आया है प्रेशर को लेकर, जैसे कि डेंसिटी हो गया, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जैसे कि स्पेसिफिक हीट हो गया, जैसे कि मोलैरिटी हो गया, मोलर मास हो गया। मोलर मास भी अमाउंट पे निर्भर नहीं करता है। जैसे कि मोल फ्रैक्शन हो गया, जैसे कि डेंसिटी हो गया। डेंसिटी हो गया ना। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेशर कैसे हुआ, डेंसिटी कैसे हुआ। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, ये किसी ग्लास की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। ऐसा नहीं है कि ग्लास का साइज बड़ा कर देंगे तो हमको और ज़्यादा दूर तक दिखने लगेगा। अगर ऐसा होता तो चश्मा का साइज छोटा छोटा ग्लास क्यों रहता, चश्मा का साइज बड़ा बड़ा रखते और बड़ा गिलास कर देते और बड़ा ग्लास कर देते तो हमको दिल्ली दिखाई देने लगता। तो ऐसा नहीं होता है कि ग्लास का साइज बड़ा करने से हमको ज़्यादा दूर तक दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है। ग्लास की इंटरनल प्रॉपर्टी है कि वो अपने से होकर कितने लाइट को अलाउ करेगा, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है यह भी अमाउंट पे निर्भर नहीं करता है। स्पेसिफिक हीट, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए होता है, कहीं भी स्पेसिफिक शब्द आ जाए तो समझ जाइएगा वो यूनिट मास के लिए है और वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। आप सोच रहे होंगे कि गैस कम रहेगा तो प्रेशर कम होगा, गैस ज़्यादा बढ़ा देंगे सिलेंडर के अंदर तो प्रेशर ज़्यादा होगा। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन आपको एक बात और समझना पड़ेगा कि दो इंटेंसिव का रेशियो हमेशा एक्सटेंसिव दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा इंटेंसिव हो जाता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव हो जाता है। एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव इक्वल्स टू इंटेंसिव हो जाता है। जैसे कि प्रेशर जो होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और फोर्स जो होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स अमाउंट पे निर्भर करता है, एरिया भी अमाउंट पे निर्भर करता है। तो जो अमाउंट पे निर्भर करता है उसको एक्सटेंसिव कहते हैं, और दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव हो जाता है। इसीलिए प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स हो गया एक्सटेंसिव, एरिया हो गया एक्सटेंसिव। इसी प्रकार आप सोच रहे होंगे डेंसिटी, डेंसिटी तो मास पे निर्भर करता है, लेकिन ये भी तो देखिए डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास बाई वॉल्यूम। अब मास भी एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, तो दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। ये क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया लिखे हैं सर। तो इस प्रकार से प्रेशर और ये मोलर मास, चाहे इतना सा ग्लूकोज हो चाहे इतना सा ग्लूकोज हो, ग्लूकोज का मोलर मास तो 180 ग्राम पर मोल ही रहेगा ना। वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल ही रहेगा, चाहे वाटर 1 लीटर हो चाहे 1 ड्रम हो। तो आपको समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन इंटेंसिव है। तो मास तो अमाउंट पे निर्भर करता है, तो मास तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम तो अमाउंट पे निर्भर करता है, तो ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंथैल्पी भी अमाउंट पे निर्भर करता है, तो ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। पर टेम्परेचर अमाउंट पे निर्भर नहीं करता है, तो टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह से मोलैरिटी, सर मोलैरिटी भी जो है ना बच्चों याद रखिएगा, मोलैरिटी भी जो है वो इंटेंसिव है। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल्स भी अमाउंट पे निर्भर करता है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम भी आपका एक्सटेंसिव है, और नंबर ऑफ मोल्स भी एक्सटेंसिव है। तो दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या हो जाता है, इंटेंसिव। तो टेम्परेचर है ना, प्रेशर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट, मोलर मास, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें अमाउंट पे निर्भर नहीं करती हैं।
बाकी ये सब चीज़ें अमाउंट पे निर्भर करती हैं। एग्ज़ाम में सवाल बनना चाहिए, और सवाल बनने के लिए ये निमोनिक्स याद रखिएगा, तभी सवाल बनेगा। ज़्यादा जोर लगाइएगा तो सवाल नहीं बनेगा। इन से इंडिपेंडेंट और इन से इंटेंसिव, जो भी प्रॉपर्टी अमाउंट पे निर्भर नहीं करता है, मास पे निर्भर नहीं करता है, वैसे प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए, सीखिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज। देखो सिस्टम तीन तरह का होता है बच्चों। थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ रहे हैं कि सिस्टम तीन तरह का होता है। एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब है बिल्कुल खुला, तो इस प्रकार से ये हो गया ओपन सिस्टम, खुला। अ कप ऑफ वाटर, हाँ, अ ग्लास ऑफ वाटर। एक होता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब है क्लोज वाटर बॉटल, सील पैक वाटर बॉटल, स्प्राइट का बोतल, कोक का बोतल। और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है क्लोज्ड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें इंसुलेटिंग वॉल भी रहेगा। मतलब उसमें एक ऐसा मटेरियल दिया हुआ रहेगा जिसकी वजह से ना तो हीट अंदर जा पाएगा ना हीट बाहर जा पाएगा। ये जो हमने बाहर हैचिंग लाइन दिखाया है, ये इंसुलेटिंग वॉल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है ना, ये इंसुलेटिंग वॉल है, जिस कारण से वॉल से होकर हीट अंदर भी नहीं जा सकेगा और अंदर से हीट बाहर भी नहीं आ पाएगा। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर ये खुला है तो यहाँ पर मास जा भी सकता है और यहाँ से मास निकल भी सकता है। अगर छत पे हम एक कटोरा पानी रख दें तो गर्मी का दिन है, धूप है, तो भाप बन के पानी उड़ भी तो सकता है, और अगर बारिश हुआ तो पानी अंदर भी तो आ सकता है। यानी ओपन सिस्टम में मास अंदर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है। यानी सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में मास एक्सचेंज कर सकता है। ओपन सिस्टम है तो हीट बाहर भी निकल सकता है और हीट अंदर भी जा सकता है। यानी इसमें हीट और मास दोनों एक्सचेंज कर सकता है। परंतु अगर क्लोज सिस्टम है तो क्लोज सिस्टम में मास तो नहीं आ सकता है, सिर्फ हीट जा सकता है और सिर्फ हीट निकल सकता है। नॉट मास बट हीट ओनली। इसमें मास एक्सचेंज नहीं करेगा, बट हीट ओनली कैन एक्सचेंज, वॉल से होते हुए, बट हीट कैन ओनली एक्सचेंज। इसमें सिर्फ हीट एक्सचेंज कर सकता है सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम। जैसे मान लीजिए फ्रिज के अंदर से एक बोतल निकाले दुकान में, स्प्राइट का बोतल, और थोड़ी देर तक उसको बाहर रख देंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जो ठंडा था स्प्राइट वो नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सराउंडिंग से हीट वॉल से होते हुए अंदर चला गया और जिस कारण से स्प्राइट को गर्म कर दिया। तो यहाँ पे मास बंद है, बोतल एकदम सील पैक है, तो अंदर का चीज बाहर नहीं आ सकता है, मैटर, और बाहर का मैटर अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन हीट निकल सकता है। और ये तो पूरी तरीके से बंद है, तो इसमें क्या होगा, नीदर हीट नॉर मास। ना तो इसमें हीट जाएगा आर पार होगा और ना ही इसमें मास आर पार होगा। नीदर हीट नॉर मास कैन एक्सचेंज। और ऐसे सिस्टम में जिसमें हीट और मास दोनों में कोई भी चीज एक्सचेंज नहीं कर सकता है, उसको कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा सिस्टम जो एक्सचेंज कर सकता है, बोथ एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है और मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है। एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है, ये एनर्जी है, हीट एनर्जी होता है, और मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है। तो वैसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, तो वैसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहा जाता है। नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंटरनल एनर्जी पर बेस्ड होता है। इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, इंटरनल एनर्जी, इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ एनी सिस्टम, ये कहता है ऑफ एनी सिस्टम कैन बी चेंज्ड बाय, कैन बी, किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को आप दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दो तरीके से कर सकते हैं, बाय सप्लाइंग और रिमूविंग हीट। बाय, अगर उसको हम गर्म कर दें या उसको हम ठंडा कर दें तो भी उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से। और दूसरा तरीका हो सकता है, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, डन ऑन
या तो सिस्टम पर काम कीजिए और बाय द सिस्टम, सिस्टम काम करे। या तो आप सिस्टम पर काम कीजिए, यानी कि आप मोबाइल को चार्ज में लगा दीजिए तो सिस्टम पर काम हो रहा है, चार्ज से हटा दिए और मोबाइल ऑन है, इसका मतलब अब सिस्टम काम कर रहा है। तो दो तरीके से आप कर सकते हैं, यानी किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में अगर चेंज लाना चाहते हैं, डेल्टा यू, डेल्टा मतलब चेंज, यू मतलब इंटरनल एनर्जी, तो किसी भी सिस्टम के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो या तो आप हीट देकर ला सकते हैं या आप वर्क से ला सकते हैं। वही कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखिए साइन कन्वेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन अलग होता है थर्मोडायनामिक्स में, और फिजिक्स का साइन कन्वेंशन अलग होता है। इस बात को अपने डीएनए तक जाने दीजिएगा, ठीक है? क्या मैं कह रहा हूं समझना जरा। मैं ये कह रहा हूं साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ये आपका सिस्टम है, सिस्टम समझ लीजिए आपका पर्स है, आपका वॉलेट है, और वॉलेट के हिसाब से आपको केमिस्ट्री में सोचना है। अगर सिस्टम में हीट दे रहे हैं, है ना, सिस्टम में हीट प्रवेश कर रहा है, एंटर कर रहा है क्यू, तो यहाँ पर इसको प्लस लेना है। अगर सिस्टम से हीट निकल रहा है तो इसको आपको माइनस लेना है, माइनस क्यू। निकलेगा तो माइनस और अंदर आएगा तो प्लस। इसी तरह से सिस्टम अगर वर्क करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम काम कर रहा है, बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम काम कर रहा है तो इसको क्या लेना है? निकल रहा है इसलिए माइनस। अगर सिस्टम पर काम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर काम हो रहा है, ऑन शब्द पे ध्यान दीजिए, ऑन और बाई पर ध्यान दीजिए। ऑन द सिस्टम, अगर इस पर काम हो रहा है तो प्लस, यानी ये आपका वॉलेट है, इसमें पैसा डालेंगे तो प्लस और इससे पैसा निकलेगा तो माइनस। अंदर आ रहा है हीट तो प्लस, बाहर निकल रहा है तो माइनस। ये साइन कन्वेंशन है केमिस्ट्री के लिए, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर प्लस में ही सारा रखिएगा, ठीक है? फॉर एन आइसोथर्मल, देखिए आइसोथर्मल कभी भी प्रोसेस हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस में एक चीज आप हमको बता चुके हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डेल्टा। यानी ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये सिस्टम है, सिस्टम मतलब समझिए इंजन है, हाँ ये क्या है? इंजन है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि जितना आप इसको हीट दीजिएगा, ये सारा का सारा हीट वर्क में चेंज कर देगा, सारा का सारा हीट वर्क में चेंज कर देगा। जितना हीट दीजिएगा ये वर्क में चेंज कर देगा, कुछ भी अपने पास रिजर्व करके नहीं रखेगा। अगर इसको 50 किलो जूल आप हीट दिए हैं तो ये 50 किलो जूल ही वर्क करेगा, कोई भी एनर्जी में इसका बढ़ेगा या घटेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? 50 रुपया लिया, 50 रुपया दिया, तो इसके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो इसके आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये भी हो सकता है Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू एंड डेल्टा U इक्वल्स टू 0, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ये बात नोट करके लिखवाए हैं कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है। तो अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोल रहा है, आइसोथर्मल कहीं भी देख लिए तो समझ जाइएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। आपकी मम्मी 50 रुपया आपको दी, आप 50 रुपया का सामान ला के दिए, तो आपके पास कितना पैसा बचा या कितना पैसा आपका पॉकेट से लगा? कुछ भी नहीं लगा। यानी आप में क्या चेंज आया? तो कुछ भी चेंज नहीं आया। इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ जीरो। आइसोथर्मल में हमेशा याद रखिएगा the enthalpy change, okay, the enthalpy change and internal energy change are related by, तो ये आप पढ़े हैं, चेंज इन एंथैल्पी जो होता है ये होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। नहीं पढ़े हैं? अरे भाई आपका डेफिनेशन है एंथैल्पी का। एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी इज द सम ऑफ, डेफिनेशन से जाइए, एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। किसी भी वस्तु के अंदर कितना हीट एनर्जी होगा तो ये सम होता है इंटरनल एनर्जी एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नहीं लिखवाया गया है, लिखवाया गया है अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखिएगा अभी कैसे आएगा ये फॉर्मूला। अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, कंडीशन,
सच एज प्रेशर वॉल्यूम कंडीशंस, सच एज प्रेशर वॉल्यूम कंडीशंस, ये इंथैल्पी का डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंथैल्पी होता है वो होता है U प्लस पी भी। क्या होता है, H इक्वल्स टू यू प्लस पी भी। U का मतलब इंटरनल एनर्जी, H का मतलब इंथैल्पी, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम। अब देखो बच्चों, अब अगर तुम चेंज इन इंथैल्पी लाना चाहते हो, यानी इंथैल्पी में चेंज कब होगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है इंथैल्पी चेंज, तो क्या हो जाएगा डेल्टा U प्लस प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा V। एंड आप जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हैं, PV इक्वल्स टू nRT। क्या पढ़े हैं, PV इक्वल्स टू nRT। और आप ये भी पढ़े हैं, एवोगैड्रोज लॉ पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, एवोगैड्रोज लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जैसे जैसे पार्टिकल की संख्या बढ़ते जाएगी, गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसका मतलब अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो कैसे आ रहा होगा, नंबर ऑफ मोल्स। जहां PV इक्वल्स टू nRT है, हम इसी इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस PV इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, nRT। और वॉल्यूम में चेंज क्यों आएगा, नंबर ऑफ मोल्स, तो हम यहां से लिख सकते हैं डेल्टा NgRT। और यहां से एक इक्वेशन हमारे पास निकल कर आया था, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। तो यहां से ये आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। कंफ्यूज होना ही नहीं है, तुरंत डिराइव कर लेना है, वो ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं पढ़े हैं, वन नाइट फाइट कीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, पूरा समझिएगा तो क्वेश्चन बनेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा समझिए कहाँ से आया, यहाँ के बाद सर यहाँ गए हैं और यहाँ के बाद सर यहाँ गए हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अभी आप खुद बताइए, अभी सर क्या बताए कि सिस्टम से अगर कुछ निकल रहा है तो निकल रहा है तो माइनस, सिस्टम में प्रवेश कर रहा है तो प्लस। अब सर यहां कह रहा है क्वेश्चन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक यानी वैसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकल रहा है। तो जब हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, हीट निकल रहा है, तो सिस्टम से जब हीट निकल रहा है तो वो कैसा होगा, डेल्टा H का वैल्यू कैसा होगा, चेंज इन एंथैल्पी कैसा होगा। मतलब ये पूछ रहा है कि कोयला जल रहा है, कोयला जल रहा है तो उसे हीट निकलता है ना, तो वह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो कह रहा है कि हीट निकल रहा है तो थोड़ी देर के बाद उसके हीट में क्या चेंज आएगा। मतलब पहले कोयला के पास, जब कोयला नहीं जला था, जब कोयला काला था, तब उसके पास हीट, मान लो 1 किलो कोयला के पास 10 किलो जूल हीट था, और 10 मिनट जलने के बाद उसके पास हीट कितना रहेगा, मान लो 4 किलो जूल बच गया है। तो चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहले था 10 और बाद में हो गया 4, तो चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, 4 माइनस 10, तो वैल्यू क्या बचेगा, -6, यानी 6 घट गया। तो ये घट रहा है ना, उसका स्टोर्ड एनर्जी, उसका हीट एनर्जी समय के साथ धीरे धीरे घट रहा है, तो घट रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो रटो मत, समझो, इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी मतलब किसी भी ईंधन के पास जो हीट एनर्जी स्टोर्ड होता है, या बाइक के पास जो स्टोर्ड एनर्जी है, बाइक के पास जो पेट्रोल उसके अंदर भरा हुआ है, वो उसका एंथैल्पी समझ लो। तो समय के साथ जैसे जैसे वो गाड़ी चल रहा है, वैसे उसका स्टोर्ड एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। घट रहा है मतलब माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है मतलब नेगेटिव है। द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखो आपको एक बात बताया गया, याद है, Cp Cv है ना, तो क्या बोला गया, Cp इक्वल्स टू क्या होता है, अभी तुरंत बताए थे। यहां पर देखो, जो इंथैल्पी चेंज होता है ये कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। इंथैल्पी चेंज किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर के जगह पे कांस्टेंट वॉल्यूम दे दिया है। देखो Cp इक्वल्स टू होता है डेल्टा H बाई डेल्टा T, और Cv इक्वल्स टू होता है डेल्टा U बाई डेल्टा T। ये पढ़े हैं Cp, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछ रहा है। हीट कैपेसिटी, इसी से ना Cp Cv और R में रिलेशन निकाले थे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये क्या है, तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट
कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बताइए, हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है कि इंथैल्पी में चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। देख रहे हैं कितना प्यारा प्यारा सवाल पूछ रहा है, सब नोट से बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, सीखने की कोशिश करें, ये ऐसा होता है। Cp इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। सी भी क्वेश्चन से तो थ्योरी बताने की जितना संभव हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूं, पर देखिए जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे अच्छे से नोट्स तब तक थोड़ा दिक्कत आता है। इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट चलें, द यूनिट ऑफ मोलर एंट्रोपी, ये तो है जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। एंट्रोपी का यूनिट ऐसे भी नहीं समझ में आता है जिसको, जो गधा है ऐसे समझो। डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी क्या बताया गया है, एंट्रोपी इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा टी बताया गया है, सी इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा टी बताए हैं। जूल पर केल्विन डेल्टा एस डेल्टा टी बताए हैं, ऐसा सी इक्वल्स टू में ही बताए हैं। तो हीट का क्या होता है, जूल पर केल्विन, और टेम्परेचर है, जूल है हो गया हीट का, टेम्परेचर का हो गया केल्विन, तो जूल पर केल्विन। और मोल के बारे में बोल रहा है, मोलर एंट्रोपी बोल रहा है, इसलिए जूल पर केल्विन पर मोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन, ये भी अच्छा सवाल है। देखो फंक्शन दो तरह का होता है, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, which only depends on initial and final state, which only depends on, ध्यान समझिएगा, which only depends on initial and final state, जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर निर्भर करता है, वहां तक कैसे पहुंचा उस पर निर्भर नहीं करता है, उसको कहा जाता है स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन क्या होता है, जो स्टेट और पाथ दोनों पर निर्भर करता है। यहीं पे बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, which depends on states, दोनों स्टेट्स पर तो निर्भर करता ही है, as well as the path, जिस रास्ते से वो गुजरा है उस पर भी निर्भर करता है, by which it attained final state, फाइनल स्टेट तक कैसे पहुंचा उस रास्ते पर भी निर्भर करता है, तो उसको कहा जाता है पाथ फंक्शन। ध्यान दें, स्टेट फंक्शन सिर्फ स्टेट पर निर्भर करता है, जबकि पाथ फंक्शन स्टेट और पाथ दोनों पर निर्भर करता है। अब क्या कहता है, हीट, देखिए हीट जो है वो पाथ पे निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि आप ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं, ध्यान से समझिएगा, और आपको 5th फ्लोर पर जाना है, 5वें फ्लोर पर जाना है। देखो ये मार्कर जो है ना, ये पेन जो मेरे पास है, ये पेन अभी हम फर्श पे अगर रख देंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये मार्कर सतह पर रहेगा, जमीन के सतह पर ऐसे रहेगा, जमीन है मान लो ये मेरी हथेली, तो अभी इसका हाइट 0 है, फर्श से इसका हाइट 0 है, जिस कारण से इसका पोटेंशियल एनर्जी अभी 0 है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको ऊपर लेते जाएंगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाइट की वजह से होगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगी कि हम इस पेन को यहां से यहां तक राइट हैंड से लेकर आए हैं या लेफ्ट हैंड से लेकर आए हैं या माउथ से लेकर आए हैं या हेड पर रख कर लाए हैं। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इसके हाइट की वजह से है, कैसे यहां तक पहुंचा ये मैटर नहीं करता है। ऐसे लेकर के आए हैं, ऐसे लेकर के आए हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी रास्ते पे निर्भर नहीं करता है, इसके सिर्फ पोजीशन पे निर्भर करता है। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टेट पर सिर्फ निर्भर कर रहा है, तो वो एक स्टेट फंक्शन है। लेकिन इसी तरह समझना, मान लीजिए एक आदमी ग्राउंड फ्लोर पर है, तो ग्राउंड फ्लोर पर उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब वो 5th फ्लोर पर चला गया, तो 5th फ्लोर पर उसका हाइट जमीन से ऊपर होने के कारण उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे निर्भर कर रहा है कि वो सीढ़ी से 5वें फ्लोर तक पहुंचा कि लिफ्ट से 5वें फ्लोर तक पहुंचा? देखो, लेकिन उसका जो उसने वर्क किया होगा वो सीढ़ी के रास्ते से उसने अलग वर्क किया होगा, और हीट भी उसका शरीर का अलग रहा होगा। जब वो स्टेयर से 5वें फ्लोर तक पहुंचा होगा तो उसका शरीर का हीट अलग रहा होगा, और जब वो लिफ्ट से 5वें फ्लोर तक पहुंचा होगा तो उसका हीट अलग रहा होगा कि नहीं रहा होगा। यानी हीट जो है ये पाथ पे निर्भर
करता है, साथ ही साथ स्टेट पर भी निर्भर करता है। अगर 2 फ्लोर मान लो वो चढ़ा होगा तो उसका शरीर अलग गर्म हुआ होगा, अगर 3 फ्लोर चढ़ा होगा तो उसका अलग हीट डेवलप हुआ होगा, 5 फ्लोर चढ़ा होगा तो अलग हीट डेवलप किया होगा। यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर भी निर्भर करता है हीट, और साथ ही साथ पाथ पर भी निर्भर कर रहा है कि वो लिफ्ट से जा रहा है कि स्टेयर से जा रहा है। यानी हीट जो है वो पाथ फंक्शन भी है, क्योंकि पाथ पे निर्भर कर रहा है, सीढ़ी पे निर्भर कर रहा है, लिफ्ट पे निर्भर कर रहा है, और स्टेट फंक्शन भी है कि 1 फ्लोर चढ़ रहे हैं कि 2 फ्लोर चढ़ रहे हैं कि 3 फ्लोर चढ़ रहे हैं, तो स्टेट पे भी निर्भर करता है। इसी प्रकार वर्क, अगर आप सीढ़ी से जाएंगे तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, लिफ्ट से जाएंगे तो कम वर्क करना पड़ेगा। अगर आप 1 फ्लोर चढ़ेंगे तो आपको कम वर्क करना पड़ेगा, 2 फ्लोर चढ़ेंगे तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। यानी ये स्टेट पर भी निर्भर कर रहा है। स्टेट मतलब अवस्था, स्टेज। एंथैल्पी, एंथैल्पी जो है हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी इस पे निर्भर नहीं करता है। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन नहीं है। एंथैल्पी हीट एनर्जी होता है किसी भी बॉडी के अंदर, वो कैसे आया डजंट मैटर। जैसे बाइक के अंदर तेल भरा हुआ है, वो समझिए उसका एंथैल्पी है, तो वो हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भरवाएं कि इंडियन ऑयल में भरवाएं कि मेरे पापा भरवाएं कि मेरी मम्मी भरवाई, कौन भरवाया ये मैटर नहीं करता है। समझ में आ रहा है? वो एंथैल्पी रास्ते पे निर्भर नहीं करता, उसका हीट एनर्जी उस पर निर्भर नहीं करता है। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी जो है ये स्टेट फंक्शन है। इसमें से पूछता है ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर निर्भर करता है, जबकि जो हीट कैपेसिटी है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ये एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन स्टेट फंक्शन है जो सिर्फ स्टेट पे निर्भर करता है? हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, हीट कैपेसिटी अमाउंट पे निर्भर करता है, तो ये तो इंटेंसिव हीट कैपेसिटी। एंथैल्पी, एंथैल्पी इज द हीट एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, एंथैल्पी का स्टेट फंक्शन। इसका आंसर सी है। एंथैल्पी ही एक ऐसा चीज है जो स्टेट पर निर्भर करता है, स्टेट पाथ पे निर्भर नहीं करता है, तो ये स्टेट फंक्शन है, पाथ पे निर्भर नहीं करता है, पाथ पे नहीं करता है। हीट कैपेसिटी पाथ पर भी निर्भर करता है, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर सी ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन, जो सिर्फ स्टेट पे निर्भर करता हो तो सिर्फ स्टेट पे एंथैल्पी निर्भर करता है, हीट कैपेसिटी तो पाथ पे निर्भर करेगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर सी है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग भी इसका आंसर यार, कमेंट कीजिएगा। हेस लॉ, ये भी अच्छा सवाल है। हेस लॉ क्या होता है? अब देखो हेस लॉ क्या कहता है, पहले ये समझो। हेस लॉ क्या कहता है, इसको ऐसे समझिए आप, सरल भाषा में पहले समझिए। हेस लॉ ये कहता है कि हम लोग जनरली ऐसा सोचते हैं कि 10-10 रुपया का मूंगफली 5 बार खरीदेंगे ना किसी दुकान से तो ज़्यादा मूंगफली होगा, अगर हम 50 रुपया का एक ही बार में खरीद लें तो। जनरली हम लोग की ये सोच होती है, अगर वो तराजू से तौल के नहीं दे रहा है, ऐसे अंदाज से निकाल कर दे रहा है, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि 10-10 रुपया का 5 बार लेंगे ना तो ज़्यादा चना मिलेगा, ज़्यादा मूंगफली मिलेगा, और अगर 50 रुपया का एक ही बार लेंगे ना तो कम देगा, ठग देगा, इसलिए 10-10 रुपया का 5 को ही लो तब ज़्यादा होगा। ये जनरली हम सोचते हैं, पर हेस लॉ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप 50 रुपया का एक ही बार लीजिए, चाहे 10-10 रुपया का 5 बार लीजिए, आपको चना बराबर ही मिलेगा, मूंगफली बराबर ही मिलेगा। मतलब तौल के दे रहा है वो, ऐसे समझिए। तो ये ऐसे कहता है कि अगर मान लीजिए एक रिएक्शन ए है, ए से डी हो रहा है रिएक्शन, और इसमें इंथैल्पी चेंज मान लीजिए कि कितना हुआ, तो -10 किलो जूल। इस रिएक्शन को पूरा होने में, ये मेन रिएक्शन है, इस रिएक्शन को होने में टोटल कितना इंथैल्पी चेंज हो रहा है, तो मान लीजिए कि 10 किलो जूल का इंथैल्पी चेंज हो रहा है। अब ये रिएक्शन मान लो 2-3 स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप ए से बी हुआ, दूसरा स्टेप बी से सी हुआ, ठीक है, और तीसरा स्टेप सी से डी हुआ। अब ये क्या कह रहा है हेस लॉ, ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा है, तो मान लो ये पहला स्टेप है, इसको बोल रहे हैं डेल्टा H1। यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज हुआ मान लो 3 किलो जूल हुआ, और दूसरा स्टेप में जो इंथैल्पी चेंज हुआ वो मान लो 5 किलो जूल पर मोल, 5 किलो जूल हुआ, और तीसरा स्टेप जो है इसमें मान लो इंथैल्पी चेंज 2 किलो जूल हुआ। अब कहता है हेस लॉ के हिसाब से क्या कहता है कि जो डेल्टा H, जो टोटल इंथैल्पी चेंज हुआ होगा, वो अगर स्टेप्स में ही क्यों नहीं हो रहा हो, तो सभी स्टेप्स के इंथैल्पी चेंज को जोड़ दीजिएगा तो टोटल आपको इंथैल्पी चेंज उतना ही मिलेगा जितना कि स्टेप बाय स्टेप में हो रहा है। देखो 3, 5, 8 और 2, 10, ये समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए हैं।
हेस लॉ ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो या नंबर ऑफ स्टेप्स में हो, इसका जो इंथैल्पी चेंज होगा, चाहे एक स्टेप में हो चाहे नंबर ऑफ स्टेप्स में हो, तो नंबर ऑफ स्टेप्स में अगर हो रहा है तो उनके इंथैल्पी चेंज को सम कीजिएगा, तो एक स्टेप में अगर हो रहा होता तो उसका भी इंथैल्पी चेंज उतना ही होता। यही है हेस लॉ। ठीक है, अब ये हेस लॉ किस चीज पे निर्भर है? तो हेस लॉ जो है वो किस पे निर्भर करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और साथ ही साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर निर्भर करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है जी? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ही तो है। देखो, सीखने की जरूरत है यहाँ पर, आप लोग ये समझते नहीं हैं, आप लोग सिर्फ रटते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो एनर्जी को कंजर्व करना सिखाता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही पढ़े हैं। ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ना तो हम उसमें एनर्जी दे रहे हैं ना उससे हम एनर्जी निकाल रहे हैं, तो उसका जो एनर्जी होगा वो फिक्स रहेगा, वो घटेगा भी नहीं बढ़ेगा भी नहीं। यही कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर मेरा वॉलेट है, उसमें हम 5 लाख रुपए डाल के छोड़ दिए हैं, ना तो हम वॉलेट में पैसा डाल रहे हैं ना ही वॉलेट से पैसा निकाल रहे हैं, तो वॉलेट का पैसा फिक्स रहेगा, घटेगा भी नहीं बढ़ेगा भी नहीं। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर हम 1 साल के लिए वॉलेट को छोड़ दें तो 1 साल तक मेरा पैसा वैसा ही बरकरार रहेगा, घटेगा भी नहीं बढ़ेगा भी नहीं, वॉलेट में, बैंक का बात नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पहले का एनर्जी और बाद का एनर्जी क्या है? बराबर होता है। देखिए, जीरोथ लॉ आपको क्या सिखाता है, पहले लॉ से समझिए। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आप क्या सीखते हैं? जीरोथ लॉ आपको क्या सिखाता है? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर सिखाता है, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी। नट सेल में यही समझिए, टू मेजर द टेम्परेचर, किसी भी वस्तु का, किसी भी बॉडी का, बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना सिखाता है जीरोथ लॉ। आप थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब जीरोथ लॉ है, तभी पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद फर्स्ट लॉ क्या सिखाता है? तो फर्स्ट लॉ जो आपको सिखाता है वो एनर्जी कंजर्वेशन सिखाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिखा रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिखा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी है, इसका मतलब डी इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड लॉ क्या सिखाता है? सेकेंड लॉ सिखाता है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करता है, अपने आप हो रहा है कि करवाना पड़ रहा है, एक्सटर्नल एजेंट का जरूरत पड़ रहा है। और अगर थर्ड लॉ के बारे में बात करें तो थर्ड लॉ हमको क्या सिखाता है? तो थर्ड लॉ सिखाता है एंट्रोपी के बारे में बात करता है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बारे में बात करता है। तो ध्यान देना है, थर्ड लॉ एंट्रोपी से रिलेटेड है, सेकेंड लॉ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप हो रहा है कि करवाना पड़ रहा है, फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पर है, और जीरोथ लॉ टेम्परेचर मेजर करना सिखाता है। नट सेल में ऐसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पूछा जा सकता है कि जीरोथ लॉ क्या है? तो टेम्परेचर मेजरमेंट है। फर्स्ट लॉ क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, जैसे झरने से पानी का गिरना है ना, हॉट एंड से कोल्ड एंड में हीट का फ्लो करना, अपने आप होता है। तो जो चीज़ अपने आप होता हो उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, और जो अपने आप नहीं होता हो, एक्सटर्नल एजेंट से होता हो, जैसे नीचे का पानी ऊपर ले जाना, रूम टेम्परेचर का गर्मी कम है और बाहर का गर्मी ज़्यादा है, तो हम यहाँ रूम में एसी लगा देते हैं तो अंदर का हीट को बाहर फेंक देता है, उसको देता है जिसके पास पहले से ज़्यादा हीट है, पंप लगा हुआ है तब ना, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ एसी का काम करना। तो ये सब इसको ध्यान रखिएगा, इसको भी कहीं लिख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10th का बी एंड सी बोथ। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंटली यहाँ लिखा है, चलेगा। यूनिवर्स का, देखो यूनिवर्स का एनर्जी कांस्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स जो होता है वो, हमारा यूनिवर्स एक आइसोलेटेड बॉडी है, हमारा यूनिवर्स जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और इसीलिए इसका जो एनर्जी है कांस्टेंट होता है ना। लेकिन एंट्रोपी जो होता है, रैंडमनेस जो होता है, वो लगातार यूनिवर्स का इंक्रीज करता रहता है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, ये कभी भी रुकता नहीं है, दिन रात 24 घंटे जब तक यूनिवर्स रहेगा तब तक ये इंक्रीज ही करता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो सिस्टम प्रभावित होता है, सराउंडिंग प्रभावित होता है, अफेक्ट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूसली। एंट्रोपी लगातार बढ़ता है, चेंज इन एंट्रोपी पढ़े नहीं है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यहाँ से ये भी टिक करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। सराउंडिंग
इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो इक्वल टू जीरो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, या ग्रेटर देन जीरो होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो इन जनरल क्या निकल के आता है, चेंज इन सिस्टम एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमेशा ये बढ़ता रहता है प्यारे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू लेस देन, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है, पॉजिटिव होता है, एंट्रोपी कभी घटता नहीं है। फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, ये भी अच्छा सवाल है। अगर कोई प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बच्चों सहज, स्वाभाविक, अपने आप, स्वाभाविक, या फिर सरल भाषा में कहें तो अपने आप। वैसा प्रोसेस जो अपने आप होता हो, जैसे मोमबत्ती का जलना, यह भी अपने आप होता है। हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि अगर एक बार स्टार्टिंग में ड्राइविंग फोर्स लगाना पड़े, एक बार स्टार्टिंग में खाली माचिस लगाना पड़े, उसके बाद अगर वो अपने आप हो रहा हो, तो वह भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कैटेगरी में ही रखा जाता है। जैसे झरने से पानी का गिरना, टंकी से पानी का नल में आना अपने आप होता है, उसके लिए किसी एजेंट की, किसी पंप की, किसी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है। इस एक लोहा का रॉड है, उसको चूल्हे में डाल दें, एक छोर गर्म होगा तो दूसरा छोर में अपने आप हीट का फ्लो होने लगेगा, तो वो भी अपने आप हो रहा है। तो इसका मतलब हॉट एंड से कोल्ड एंड में हीट का फ्लो करना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चीज़ों का फ्लो करना अपने आप होता है। तो वैसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। देखो, अपने आप कुछ नहीं होता है, अगर अपने आप कुछ हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर एक इंटरनल एनर्जी जो स्टोर्ड रहा होगा, वो इंटरनल एनर्जी लगातार वर्क में कन्वर्ट हुआ। जैसे मोमबत्ती अपने आप जल रहा है, अपने आप कहाँ जल रहा है, कैसे जल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर पहले से मोम स्टोर है तब न जल रहा है। धीरे धीरे उसका मोम, जो कि उसका इंटरनल एनर्जी है, उसका जो वैक्स है कैंडल का, वही उसका इंटरनल एनर्जी है, वो धीरे 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 अपना स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी को जला रहा है, तब न वर्क हो रहा है। तो अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसके अंदर का जो स्टोर्ड एनर्जी है, जिसको हम लोग गिब्स एनर्जी कहते हैं, वो लगातार घटता रहता है। पढ़े हैं ना। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। डेल्टा जी मतलब है बच्चों स्टोर्ड एनर्जी, गिब्स एनर्जी। क्या कहते हैं इसको, गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी का मतलब क्या हुआ, इंटरनली स्टोर्ड एनर्जी। इंटरनल स्टोर्ड एनर्जी, जो किसी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहता है उसी को कहा जाता है गिब्स एनर्जी कहा जाता है। तो गिब्स एनर्जी में चेंज क्या होगा, जैसे जैसे दीवार घड़ी है, दीवार घड़ी में बैटरी लगा है, टिक 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 अपने आप कर रहा है। कैसे अपने आप कर रहा है, उसके अंदर सेल भरा हुआ है। जब तक उसके अंदर केमिकल है जो कि उसका गिब्स एनर्जी है, जब तक है तब तक वो काम करेगा। धीरे 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 उसका गिब्स एनर्जी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे ये मेरा माइक है, मैं अभी बोल रहा हूँ, इसके अंदर सेल लगा हुआ है, जब तक सेल है तब तक ये कार्य कर रहा है। धीरे 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 इसका सेल क्या हो रहा है, इसका स्टोर्ड एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका गिब्स एनर्जी कम हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, इसलिए क्या लिखे हैं, नेगेटिव। तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए, आपके पास फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये वैल्यू बताइए नेगेटिव कब होगा, ये कब नेगेटिव होगा, ये वैल्यू कब नेगेटिव कब होगा, जो बताइए। तो डेल्टा एच का वैल्यू कम रहे, ये वाला वैल्यू अगर कम रहेगा और ये वाला वैल्यू ज़्यादा रहेगा, तो कम में ज़्यादा घटाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। ये नेगेटिव कब आएगा, जब ये वाला वैल्यू क्या रहे, कम, और ये डेल्टा एस का वैल्यू क्या रहे, ज़्यादा रहे, तब ना कम में ज़्यादा घटाएंगे तब ना नेगेटिव होगा। तो डेल्टा जी का एच का वैल्यू क्या होगा, कम, यानी ये माइनस रहे और ये प्लस रहे। तो ये अगर माइनस है ये प्लस है, तो भी तो माइनस माइनस प्लस होगा ना। ये प्लस है मतलब ये माइनस ही रह जाएगा, और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो डेल्टा गिब्स एनर्जी कब घटेगा, सो पूछ रहा है कि डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी कब होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब डेल्टा जी लेस देन जीरो हो, माइनस हो, कम हो, और डेल्टा एस क्या हो, ज़्यादा हो, ग्रेटर देन जीरो हो। तो इसका आंसर सी होगा। आप लोग खुद भी सोच सकते हैं, आपको जो सोचना है, जैसे आप जैसे समझ सकते हैं समझिए, पर इसको आपको नेगेटिव लाना है। तो ये नेगेटिव कैसे आएगा, इक्वेशन यही है मेरे हिसाब से, तो सी ऑप्शन है। आप चेक कर लो, रटो मत, अपने हिसाब से सोचो। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये हमेशा जीरो होता है। स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड, कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन
रूम टेम्परेचर पर स्टैंडर्ड स्टेट में क्या रहता है, गैस है ना, आयरन या कार्बन, कार्बन रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट है ना। कार्बन यानी ग्रेफाइट रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, सॉलिड होता है। मरकरी रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट है। तो स्टैंडर्ड स्टेट पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो ही होगा ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस समझते हैं, 4-5 तरह का प्रोसेस पढ़े हैं। पॉलीट्रॉपिक तो आप लोग नहीं पढ़े हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। आप लोग पढ़े हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता था, आइसोथर्मल में चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता था। आइसोबैरिक बार का प्रेशर का यूनिट होता है बार, तो डेल्टा पी जीरो होता था। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या पढ़े हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज जीरो होता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या पढ़े हैं, हीट में कोई चेंज नहीं होता है। हीट में कोई चेंज नहीं हो तो उसको क्या कहा जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तुम ही लोग बताओ। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज ऑफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, ध्यान देना है, इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर उसके इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा, तो क्या चेंज होगा, जीरो चेंज होगा। अगर कोई इक्विलिब्रियम पर है, अभी हम क्या बताएं कि छत के ऊपर पानी का टंकी है और उसमें पानी हमने भर करके हम पूरा परिवार हम लोग 15 दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने चले गए। ये मान के चलिए कि मौसम एकदम सुहावना है, बहुत धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है, और हम लोग 15 दिन मेरे घर में कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो 15 दिन मेरे घर में कोई नल चलाया और ना ही 15 दिन मेरे घर में कोई मोटर चलाया। तो पानी के टंकी की लेवल में क्या परिवर्तन आएगा, पानी की टंकी के आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, टंकी के स्टोर्ड एनर्जी में क्या परिवर्तन आएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा तो जीरो आंसर है। पढ़े हैं ना। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस अपने आप हो रहा है, अपने आप कुछ होता नहीं, अगर अपने आप हो रहा है इसका मतलब उसकी आंतरिक ऊर्जा जो है वो स्टोर एनर्जी जो है वो घट रही है, नेगेटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तीनों में से कोई भी एग्जाम में रह सकता है। अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जैसे आप मोबाइल चार्ज में लगाए हैं, मोटर ऑन किए हैं, तो उस वक्त टंकी का स्टोर्ड एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, ना तो उसमें इक्विलिब्रियम का मतलब है कोई चेंज नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना तो वो काम कर रहा है, ना उसके द्वारा काम हो रहा है, ना उस पर काम हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। या फिर जितना तेजी से उसमें पानी जा रहा है उतना ही तेजी से पानी निकल रहा है, तो उसके इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो वही पूछ रहा है कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी उस सिस्टम के लिए जो इक्विलिब्रियम पर है उसका क्या इंपैक्ट होगा, तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर, जीरो। ये लिख लीजिएगा कहीं पर, ये तीनों में से कोई भी एक एग्जाम में रह सकता है और जरूर रहेगा, नहीं रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। द बॉन्ड डिसोसिएशन, एक बात समझ लीजिए, आपको हम लास्ट क्लास में पढ़ाए थे कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, जब दो एटम आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, ये एटम है और ये एटम है, दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहा है। तो मॉलिक्यूल क्यों बना रहा है, अपने आप को स्टेबल होने के लिए। तो स्टेबल होने के लिए एनर्जी शुड बी लेस, साइज शुड बी स्मॉल, तो दोनों मिलकर तो साइज तो बड़ा हो गया, तो एनर्जी कम होना चाहिए। और इसीलिए जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और ये जो एनर्जी निकलता है इसको हम लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी, या इसी को हम लोग कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या सर कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है, बॉन्ड जब बनता है तब एनर्जी निकलता है, तो निकलता है एनर्जी, इसका मतलब वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन कह रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। तो एक बात समझ लीजिए, बॉन्ड बनते समय जितना एनर्जी निकलता है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं
कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें एटम के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप तोड़ना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। यानी बॉन्ड तोड़ना है तो फिर आपको एनर्जी देना पड़ेगा। यानी यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड का टूटना ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट देना पड़ता है। तो कहता है कि द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो देना पड़ता है इसका मतलब पॉजिटिव कि नेगेटिव। अब आपको गधे हैं, आपको समझ में आता नहीं है। तो अभी सर क्या बोले कि अगर सिस्टम में कुछ जा रहा है, देना पड़ रहा है तो प्लस, सिस्टम से निकल रहा है तो माइनस। तो ये सिस्टम है, ये आपका क्या है, सिस्टम। और सिस्टम में आप एनर्जी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो दे रहे हैं तो प्लस, प्लस मतलब पॉजिटिव, दे रहे हैं मतलब प्लस, प्लस मतलब पॉजिटिव। तो बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। और एनर्जी अगर हीट देना पड़े तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। और बॉन्ड को तोड़ने समय जो एनर्जी देते हैं ना, उसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये जो एनर्जी तो दे रहे हैं ना, इसको क्या कहा जाता है, ये जो बॉन्ड सप्लाई कर रहे हैं इसको कहा जाता है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं इसको कहा जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और सर ने क्या कहा अभी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बराबर होता है किसके, लैटिस एंथैल्पी के। यानी बॉन्ड बनते समय जितना एनर्जी निकला था, अगर इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ते समय भी आपको उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा जितना बॉन्ड बनते समय ये एनर्जी रिलीज किया था। अगर मान लो यहां क्वेश्चन में लिखता लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज, तो क्या टिक करके आते, तो लैटिस एनर्जी निकलता है, निकलता है मतलब नेगेटिव, वो देना पड़ रहा है तो पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब आप ऐसे समझिए, एंट्रोपी मतलब होता है रैंडमनेस, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, उछल कूद करने की क्षमता। किसके पार्टिकल ज्यादा उछल कूद करेंगे, बर्फ के पार्टिकल, पानी के पार्टिकल, गैस के पार्टिकल। किसके पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी है, किसके पास ज्यादा रैंडमनेस है। आप बर्फ को गर्म करेंगे ना, आइस है, आइस को आप गर्म करेंगे, हीट एनर्जी देंगे, तो आइस को गर्म करेंगे तब आइस के ही पार्टिकल का एनर्जी बढ़ने से वो वाटर बन जाएगा, वाटर कहीं दूसरे देश से नहीं आ जाएगा। इसी यही आइस का जो पार्टिकल है ये वाटर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल का एनर्जी बढ़ गया। अभी इसके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड थे इस प्रकार, लेकिन जब इनका एनर्जी बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल थोड़े फार अपार्ट हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, लिक्विड बन जाएगा। अब इसको फिर से अगर एनर्जी दे दें, यानी इसके पार्टिकल का एनर्जी और बढ़ा दिए, तो जब पार्टिकल का एनर्जी बढ़ जाएगा तो पार्टिकल और ज्यादा उछल कूद करेगा, और ये क्या कहलाएगा, वेपर, वाटर वेपर, या इसी को क्या कहेंगे, गैस। तो जिसके पास डेंसिटी कम रहेगा उसका एंट्रोपी ज्यादा रहेगा। इसका क्या है, गैस का डेंसिटी क्या है, कम, तो डेंसिटी कम है तो इसलिए इसका एंट्रोपी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, किसके पार्टिकल के पास ज्यादा उछल कूद करने की क्षमता है। तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी रहेगा वही ज्यादा उछल कूद करेगा। आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप रूम में पड़े रहिएगा, पैसा रहेगा तो आज ये मॉल, आज ये दुकान, आज वो शोरूम, आज यहाँ, आज वहाँ, आज वहाँ। पैसा नहीं है, चुपचाप रूम में पड़े रहिएगा। तो पूछता है कि किसके पास ज्यादा हाईएस्ट एंट्रोपी किसके पास होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर वेपर। द क्राइटेरिया ऑफ, अभी क्या बताया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्राइटेरिया क्या है, गिब्स एनर्जी घटता है। अगर कोई प्रोसेस अपने आप हो रहा है तो अपने आप कैसे हो रहा है, मतलब उसकी आंतरिक ऊर्जा घट रही है, तो घट रही है मतलब लेस देन जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। एक रिएक्शन कहता है और इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, देखो डेल्टा एन जी कैसे निकाला जाता है, ये क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा मतलब चेंज, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, जी मतलब गैसियस फेज। तो यहां पर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो गैसियस फेज में रहेगा वही प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स लेना, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और वो रिएक्टेंट लेना है जो गैसियस फेज में हो। डेल्टा एन जी का मतलब ये है। और ये जो आपके पास अमोनिया है ये आपका क्या है, प्रोडक्ट, ये क्या है आपका प्रोडक्ट। और ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ये क्या है आपके, तो ये है रिएक्टेंट्स। अब बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है अमोनिया, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो जो इसका कोफिशिएंट है वही उसका नंबर ऑफ मोल्स है। ये गैसियस फेज में है तभी लेना है,
तो ये गैसियस फेज में है ना अमोनिया, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये हो गया 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट जो गैसियस फेज में है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैसियस फेज में है, तो ये कितना मोल है 3, और ये कितना मोल है 4 1, तो कितना हो गया 3 ये हो गया और 1 ये हो गया, 3 और 1 कितना हुआ 4, नहीं समझ पाया। अरे यार ये 2 है ना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट कितना है, एक प्रोडक्ट है अमोनिया और उसका कोफिशिएंट कितना है, उसके बगल में कितनी संख्या है 2, इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 लिखे। रिएक्टेंट साइड क्या है 3 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल नाइट्रोजन है, टोटल कितना हुआ 3 और 1 4, तो रिएक्टेंट साइड 4 हो गया, तो 2 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -2, तो पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा -2, बी ऑप्शन होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक लिखा हुआ है, और हीट कैपेसिटी क्या होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट कैपेसिटी क्या होता है देखो समझो, हीट कैपेसिटी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature, to raise the temperature of any system or substance, of any system or substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, by 1 degree Celsius और 1 Kelvin, किसी भी वस्तु के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ता, मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है, इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और 35 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तो जितना अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड हीट है हीट सप्लाई करना पड़ेगा, इसी हीट सप्लाई को क्या कहा जाता है हीट कैपेसिटी कहा जाता है। किसी भी वस्तु को 1 डिग्री तापमान से वृद्धि लाने के लिए, इंक्रीमेंट करने के लिए जो हीट सप्लाई करना पड़ता है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। और अगर 1 ग्राम का वस्तु रहता, अगर 1 ग्राम के वस्तु को 1 डिग्री से बढ़ाना रहता तब यहाँ स्पेसिफिक शब्द लगा देते, स्पेसिफिक मतलब 1 ग्राम, यहाँ पे सब्सटेंस का कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर ये सिस्टम 1 ग्राम का रहता तो 1 ग्राम के सिस्टम को 1 डिग्री से बढ़ाना रहता ना तो बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और 1 मोल का पदार्थ रहता ना और उसको 1 डिग्री से बढ़ाना रहता ना तो उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहाँ मोलर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं कि नहीं लिखा हुआ, यहाँ स्पेसिफिक लिखा हुआ है, और स्पेसिफिक मतलब होता है 1 ग्राम, स्पेसिफिक मतलब क्या होता है 1 ग्राम, यानी जो सिस्टम या सब्सटेंस है वो कितना है 1 ग्राम के सिस्टम को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 के मतलब केल्विन। इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, अभी क्या बताए डेल्टा एच मतलब हीट निकल रहा है सिस्टम से, चेंज इन एंथैल्पी बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 यानी सिस्टम से, सिस्टम में हीट देना पड़ रहा है, हीट आप सिस्टम में दे रहे हैं, तो दे रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ डेल्टा एच पॉजिटिव है, सिस्टम में आप हीट दे रहे हैं, दे रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया -Q, दे रहे हैं तो इसका समझाया गया, अगर सिस्टम में दे रहे हैं जा रहा है तो +Q, तो +Q इसका मतलब क्या हुआ, अगर पॉजिटिव है, अगर हीट पॉजिटिव है इसका मतलब कैसा है एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, तो हीट एंटर कर रहा है, तो एंटर कर रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक हो जाएगा। वर्क डन, वर्क डन ये तो रिवर्सिबल के लिए वर्क डन ये है -2.303 nRT log V2/V1, कभी भी रिवर्सिबल एक्सपेंशन बोलेगा आइसोथर्मल तो इसका वर्क डन लिखवाया गया है नोट करके 2.303 RT nRT माइनस n भी तो लगेगा 2.303 nRT log V2/V1। अगर मान लो प्रेशर के टर्म्स में रहता तो प्रेशर के टर्म्स में रहता तो ये हो जाता nRT log P1/P2, जहाँ V2/V1 है वहाँ P1/P2। क्यों सर, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स का रिलेशन होता है, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पानी का पाइप का मुंह खोल दीजिएगा पूरा, वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, पानी के पाइप के मुंह को कम कर दीजिएगा, वॉल्यूम कम कर दीजिएगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यानी प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर V2/V1 है, लेकिन अगर प्रेशर का ऑप्शन रहता तो P1/P2 करते, क्या करते P1/P2। दिख रहा है नहीं दिखता है, रुको अच्छा
ठीक है, लिख लीजिए। द थर्ड लॉ ऑफ, अभी हम आपको तुरंत बताए हैं, कितना एक ही चीज बताएं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसके पे अभी सिखाए ना, इस तरह क्वेश्चन रहेगा कि जीरोथ लॉ क्या सिखाता है, फर्स्ट लॉ क्या सिखाता है, सेकंड लॉ क्या सिखाता है, थर्ड लॉ क्या सिखाता है। तो थर्ड लॉ एंट्रोपी के बारे में बात करता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अभी तुरंत लिख के बताया हूं मैं आपको, देखिए कि जरूर पूछा जाएगा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या सिखाता है। देखिए लिखा है ना, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ क्या सिखाता है, सेकंड लॉ क्या सिखाता है, थर्ड लॉ क्या सिखाता है। थर्ड लॉ किसके बारे में बात करता है, एंट्रोपी के बारे में बात करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये फिक्स्ड होता है प्यारे, ये हमेशा माइनस 57.1 किलो जूल, ये फिक्स्ड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी कभी न्यूट्रलाइज होते हैं तो हमेशा एनर्जी रिलीज करते हैं, रिलीज कर रहे हैं इसलिए माइनस, और फिक्स है 57.1, एक्सपेरिमेंट कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो याद रखिएगा माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल का एनर्जी निकलता है जब कोई एक एसिड और एक बेस को मिलाया जाता है, तो उससे एनर्जी रिलीज होता है। और कितना एनर्जी रिलीज होता है, एक मोल अगर एसिड है और एक मोल अगर बेस है तो उसको मिलाने पे 57.1 किलो जूल की एनर्जी रिलीज होती है। ये एक्सपेरिमेंटल है, एनसीईआरटी बुक में लिखा है, पढ़ाया भी गया है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अब आप ही लोग बताइए इसमें से कौन एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव मतलब इसमें से कौन है जो अमाउंट पे निर्भर करता है, जो मास पे निर्भर करता है। डेंसिटी तो नहीं करता है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। और अभी सर बताए थे कि दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव हो जाता है, तो डेंसिटी तो इंटेंसिव हो गया, तो ये नहीं होगा। मोलैरिटी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मोलैरिटी इक्वल्स टू सर बताए नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये भी एक्सटेंसिव है और ये भी एक्सटेंसिव है, तो दो एक्सटेंसिव का रेशियो तो इंटेंसिव हो जाता है, तो ये भी नहीं आंसर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अमाउंट पे निर्भर नहीं करता है, अगर ऐसा होता तो ग्लास का साइज बड़ा कर देने से ज़्यादा दूर तक दिखाई देता, तो ये भी नहीं है। तो बच क्या गया, इंथैल्पी। इंथैल्पी मतलब हीट एनर्जी। 1 किलो कोयला और 5 किलो कोयला, क्या दोनों के पास हीट एनर्जी सेम रहेगा, नहीं, अमाउंट बढ़ाएंगे तो हीट भी बढ़ेगा। थोड़ा सा कोयला जलाएंगे तो कम हीट निकलेगा, ज़्यादा कोयला जलाएंगे तो ज़्यादा हीट निकलेगा, यानी इंथैल्पी अमाउंट पे निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन मैटर, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट, विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट, वैसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे निर्भर करता है, मास पे निर्भर करता है, वैसे प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। फॉर द रिएक्शन C+O2 टेंड्स टू CO2, यह एक रिएक्शन दिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो डेल्टा H इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा H। अब इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देख करके आपको यहाँ से डेल्टा N निकालना है, तो पहले डेल्टा N निकालिए। डेल्टा Ng इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। वही प्रोडक्ट लेना है जो गैसियस फेज में है, वही रिएक्टेंट का मोल लेना है जो गैसियस फेज में है। तो प्रोडक्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस फेज में है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर इसके बगल में कितनी संख्या है, 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया, 1 मोल, क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और प्रोडक्ट गैस है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान दीजिएगा, कार्बन सॉलिड है तो कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि सॉलिड है, और जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स का चेंज निकालते हैं तो सिर्फ उसी का लेते हैं जो गैसियस फेज में रहता है। तो कार्बन का कोफिशिएंट नहीं जोड़ना है क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है, जोड़ना किसका है, ऑक्सीजन का। अब बताओ ऑक्सीजन के बगल की संख्या क्या है, 1, तो O2 गैस है, तो गैस है तो इसका लेंगे, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 में से 1 गया तो क्या हो गया, 0, यानी डेल्टा H इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा U प्लस 0 इंटू RT। अब 0 से गुना करेंगे तो ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा U। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, डेल्टा H बराबर डेल्टा U। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत लिटिल समझ में आ रहा है। अ रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, कोई रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो अभी हम आपको तुरंत बताए हैं
डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होना है। अब आप खुद सोच लीजिए कि पॉजिटिव कैसे होगा। डेल्टा एच का वैल्यू क्या रखें, डेल्टा एस का वैल्यू क्या रखें, खुद सोचिए, सब मैं ही क्यों कराऊं। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। मैं नोट में नोट करके लिखवाया गया, 3-4 बार लिखवाया गया है। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ओनली शब्द पे ध्यान दीजिए, सिर्फ टेम्परेचर के चेंज करने से ही इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकता है, अदरवाइज इंटरनल एनर्जी प्रेशर वॉल्यूम चेंज करने से कुछ नहीं होता है। तो प्रेशर उरेशर से कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से ही इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आता है। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, एन आर एक्चुअली होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आप लोग समझते नहीं हैं, जो क्लास नहीं किए होंगे वो नहीं समझ रहे होंगे। देखो समझाते हैं। कहता है सीपी का मतलब है, ध्यान समझना, फील करना केमिस्ट्री को, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और जब भी कभी हम कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं ना, तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है ना प्यारे, ओपन कंटेनर। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर बोले ना, तो तुमको समझने के लिए ना आपको क्या करना चाहिए, आपको ये समझना है कि खाना हम जो पका रहे हैं ना, वो खुले पात्र में पका रहे हैं, कुकिंग इन ओपन कंटेनर, ठीक। कांस्टेंट प्रेशर, खुले बर्तन में, खुले वायुमंडल में, यहाँ का प्रेशर कांस्टेंट होता है, 1 atm होता है। तो जब भी कांस्टेंट प्रेशर बोले मतलब एटमॉस्फेयर समझना है, ठीक। एटमॉस्फेयर मतलब खुला बर्तन समझना है। और यहाँ पर जो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब भी कभी कांस्टेंट वॉल्यूम हम बोले ना, तो आपको ये समझना है कुकिंग इन क्लोज कंटेनर समझना है। क्या समझना है, कुकिंग इन क्लोज्ड कंटेनर। अब ये क्या कह रहा है समझो। ये क्वेश्चन कहता है कि अगर खुले बर्तन में खाना पकाइएगा तो आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा ना। खुला बर्तन में खाना पकाएंगे तो ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। बंद बर्तन में करेंगे तो कम ही हीट सप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसमें हीट का लॉसेज नहीं होगा। यहाँ खुला बर्तन में जो भी आप हीट दे रहे हैं उसका हीट कुछ बर्बाद हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हीट दे रहे हैं वो ढक्कन बंद है, कुकर का ढक्कन लगा हुआ है ना। तो जब ढक्कन उसका लीड लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, जब उसको आप हीट देंगे तो उसका सारा हीट वर्क में खाली कन्वर्ट होगा, वॉल्यूम चेंज करने में लॉस नहीं होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा, हीट का बर्बाद नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें आपको कम हीट देना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा देना पड़ेगा, तो यही कह रहा है। एन का मतलब है कि अगर 1 मोल खाना पका रहे हैं, 1 मोल का मतलब 22.5 लीटर। एक एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। और आपको पता होना चाहिए 1 मोल अगर गैस है तो 1 मोल गैस का मतलब होता है 22.4 लीटर गैस। 22.4 लीटर समझते हैं। आपके घर में जो एलपीजी गैस आता है ना, वो 14 लीटर का रहता है। आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है लाल वाला, वो 14 लीटर का रहता है। तो 14 दूना 28, यानी लगभग 1.25 सिलेंडर, यानी 1 सिलेंडर पूरा भरा हुआ और 1 सिलेंडर आधा से ज़्यादा भरा हुआ। अगर इतना गैस आपके पास है तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास 1 मोल गैस है। हम फील करने के लिए बता रहे हैं, फील करने के लिए कि 1 मोल गैस का मतलब आप क्या समझते हैं। 1 मोल का मतलब लगभग 2 सिलेंडर अगर आपके पास गैस भरा हुआ है तो आप कहेंगे सर कि मेरे पास 1 मोल गैस है। यानी 22 लीटर अगर पानी गर्म कर रहे हैं, कितना पानी गर्म कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि लगभग 22 लीटर पानी गर्म कर रहे हैं और बर्तन खुला है और बर्तन बंद है, तो कितना हीट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो आर देना पड़ेगा। आर का मतलब क्या होता है, गैस कांस्टेंट। आर का मतलब क्या है, गैस कांस्टेंट, और ये होता है 8.314 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 22 लीटर पानी गर्म कर रहे हैं खुले बर्तन में और बंद बर्तन में, तो खुले बर्तन में आपको 8 जूल एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, उतना ही काम के लिए जितना काम के लिए आप बंद बर्तन में आप वो काम कर रहे हैं। तो खुला में हीट ज़्यादा देना पड़ेगी। तो आप पहले से भी जानते थे यार कि खुला बर्तन में ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, पर आज आप ये जान रहे हैं कि एक्चुअल में कितना ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, 8 जूल देना पड़ेगा अगर 1 मोल है तब। अगर 2 मोल कर दीजिएगा तो 16 जूल देना पड़ेगा। अगर 3 मोल कर दीजिएगा तो उसी हिसाब से देना पड़ेगा। अब हमने ये पढ़ा के भेज दिया और एग्जाम में कैलोरी में आ गया, तुम फंस गए। अरे यार
एक कैलोरी मतलब 4 जूल होता है, तो कैलोरी में अगर देगा तो एक कैलोरी मतलब होता है 4.18 जूल। तो या तो तुम 8 जूल कह लो या 2 कैलोरी कह लो, या तो तुम 8 जूल कह लो या तो तुम 2 कैलोरी कह लो। 8 जूल का मतलब 2 कैलोरी, तो यानी कितना हीट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 2 कैलोरी के बराबर या 8 जूल के बराबर एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ये ध्यान देना, एग्जाम में जरूर आएगा, या तो कैलोरी में दे या जूल में दे, आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। यानी खुले बर्तन में आपको 1 मोल गैस के लिए या 1 मोल पदार्थ को गर्म करने के लिए खुले बर्तन में आपको 8 जूल या 8 जूल या 2 कैलोरी आपको हीट एक्स्ट्रा सप्लाई करना पड़ेगा। यही बात है मोटा मोटी। अब देखो प्यारे, ऐसा है ना कि केमिस्ट्री हम तो कोशिश पूरी करते हैं कि आपको समझा दें, सिखा दें, पर अभी चूंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं ताकि आप एग्जाम निकाल सकें, इसीलिए अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली बात करते हैं। डिटेल में अलग तरीके से पढ़ाई होता है, तो चूंकि डिटेल में हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय सीमित है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको पढ़ाया जा रहा है। बाकी रेगुलर पढ़ाई अलग तरीके से होती है और ये अलग तरीके से है, बस आप किसी तरह आपका बेड़ा पार हो जाए उसी पर ध्यान केंद्रित है। ये आखिरी सवाल था, नहीं एक और सवाल है, स्क्रीनशॉट लीजिए। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। एंट्रोपी तो रैंडमनेस को दर्शाता है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। और इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास चैप्टर 6 आएगा, इक्विलिब्रियम, फिर सब चैप्टर आएगा बारी बारी से, रेडॉक्स भी आएगा, हाइड्रोकार्बन, नोमेनक्लेचर सब आएगा। हाइड्रोकार्बन पर हम 1 नहीं 2 लेक्चर डाल देंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए।